स्वागत है आपका द प्रिंट में। जिस तरह से संभल में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं जिसमें 4 लोगों की जानें गई हैं और देश में अलग अलग हिस्सों में मस्जिद के सर्वे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी अजमेर शरीफ में भी क्लेम किया गया है कि वहाँ पे हिंदू टेम्पल था। तो हमारे साथ श्रीनगर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं मेहदी साहब, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है देश का मूड। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो संभल में इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट क्या है और आप उसको कैसे देखते हैं? वहाँ पे जिस तरह से 4 लोगों की जानें गई, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस फायरिंग में जानें गई, पुलिस ने उनको मारा है। दूसरा काउंटर आर्गूमेंट, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं दूसरा आर्गूमेंट दे रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? दो इश्यूज़ है इस संभल वाली घटना में। एक ये कि जो पैटर्न विजिबल था पहले ही, अब वो एग्रेसिव हो गया है कि मुसलमानों के मजहबी मकामात पे आप क्लेम करें। और जैसे कि बाबरी मस्जिद के मामले में जो सब हुआ, और सुप्रीम कोर्ट से भी और इंस्टीट्यूशन से भी जो इसको हिमायत मिली, अब उस आइडियोलॉजी को लगता है कि ये सब करना अब मुमकिन भी है और इसको फैसिलिटेट भी किया जा सकता है। तो जितनी भी दरगाहें हैं, मसाजिद है, जितने भी मजहबी मकामात हैं मुसलमानों के, तो उन्हें या तोड़ दिया जाए या एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए तोड़वाया जाए। ज़बरदस्ती इन मकामात को मुसलमानों से वापस छीना जाए। और इस दौरान आइन की भी और कानून की भी खिलाफ वर्जी की जाती है, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया। वरना हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ ये जो मजहबी मकामात के लिए, रिलीजियस प्लेसेस के लिए एक्ट है कि 1947 से पहले जिनकी जो शक्ल थी, हैसियत थी, वो 1947 के बाद वैसी ही रहेगी। और उस कानून का उस एक्ट की खिलाफ वर्जी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए रास्ता दिया। और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो डिसीजंस दिए, उनसे एक प्रेसिडेंस सेट हो जाता है कि किसी ख़ास मज़हब के लिए आप बायस रख के उस मज़हब के एजेंडा को पूरा करने के तो आप लिए। कह रहे हैं कि जो चंद्रचूड़ थे, उन्होंने जो जजमेंट दिया वो खास करके हिंदू कम्युनिटी को खुश करने के लिए दिया। उन्होंने जो ये बातें भी कही कि उन्हें स्वप्न में आया था और उससे जजमेंट ये लिखवाया। तो उनकी अपनी बातें हैं कि उन्होंने कहा कि भगवान उनके सपने में आए और ख़ुद जजमेंट लिखवाया। अब इसके बारे में मैं क्या यहाँ पे मैं क्या बात करूँ? सुनने वाले खुद जानते हैं ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, लॉ की वायलेशन है, हमारे प्रिंसिपल्स की, वैल्यूज़ की वायलेशन है। और वो खुद ये इतराफ़ करते हैं कि वो जज ही कंप्रोमाइज़ हो चुके थे। तो उनका बायस था एक ख़ास मज़हब के लिए जो उस मामले में पार्टी था। तो इन जजमेंट्स ने ये रास्ता खोला। अब आप कहीं पे भी दावा कर सकते हैं, कहीं भी मस्जिद देख के, दरगाह देख के दावा कर सकते हैं कि ये मंदिर था। तो वो साबित करने के लिए आपको इंस्टीट्यूशन जो है रास्ता देंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद और इस इशू पे जो उन्होंने जजमेंट दिया था उससे ये सारा प्रोसेस खुल गया है। दरवाज़ा खुल गया, सारा प्रोसेस खुल गया, हिम्मत मिल गई। इसीलिए आप देखते हैं कि डीएम ने फिर से सर्वे करने का हुक्म दिया, जो कि लॉ के हिसाब से मुमकिन नहीं है। अगर देना ही था, हालांकि पहले सर्वे हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे सर्वे हो चुका था। अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे जो सर्वे हो चुका था वो काफ़ी नहीं था, तो दूसरा सर्वे अगर करने की ज़रूरत थी, जो कि करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर करने की ज़रूरत थी, वो डायरेक्शन भी शायद सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से आनी चाहिए थी। और डीएम, सुप्रीम कोर्ट के बजाय डीएम, आपका लोकल मजिस्ट्रेट, हुक्म देता है 1 घंटे में, प्लीज़ सुनता भी है, 1 घंटे में जजमेंट भी देता है या डिसीजन भी देता है। और 1 घंटे में आपका पुलिस और आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपकी, वो उस जगह पे पहुंच जाती है। और इसी जुडिशरी से आप सवाल मतलब कर जितनी सकते तेजी हैं, से आप कह रहे हैं कि इसी डिसीजन जुडिशरी से आया आप और वो सर्वेयर वहां पहुंचा। इसी जुडिशरी से आप सवाल पूछ सकते हैं कि कितने क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस 50 सालों से रुके पड़े हैं, जो हल नहीं हो रहे, 20-20 सालों से हल नहीं हो रहे, 10-10 सालों से हल नहीं हो रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेलों में कैदी है 5-5, 6-6 सालों से, और जिनका जुर्म अभी भी साबित नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के पास उनका केस सुनने के लिए वक्त नहीं है। और इस केस में 1 ही घंटे में केस आता भी है, केस पे डिसीजन भी होता है, केस पे डायरेक्शन भी होती है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्पॉट पे पहुंच जाती है। तो ये एक इशू है जिसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि
मुसलमानों पे अब कहीं पे भी आसानी से गोली चलाई जा सकती है। और वो दिल्ली ने भी साबित किया जब यहाँ पे राइट्स हुए। नहीं, लेकिन संभल में जो दूसरा पक्ष है उसका कहना है कि ये मुसलमानों की पहले से प्री प्लान साजिश थी। वो घरों में छतों पे पत्थर लेके बैठे थे और उन लोगों ने हिंसा को प्री भड़काया। प्लान साजिश थी कि गोली खाएंगे। मतलब अब मजाक बनाया है, इस खून का भी मजाक बनाया है। आपने देखा होगा माता वैष्णो देवी के मंदिर को लेके एक इशू हुआ था कुछ दिन पहले ही जम्मू में। किस हद तक वहाँ पे तशद्दुद हुआ, जिसे आप हिंसा कहते हैं, वायलेंस हुआ, पत्थर भी मारे गए। आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया होगा। क्या वहाँ पे गोली चलाई गई? उससे कम वायलेंस शायद संभल में हुआ होगा, बहुत ज़्यादा कम वायलेंस शायद संभल में हुआ होगा। और वहाँ पे गोली चलाई गई और वो भी सीने पे चलाई गई। लेवल गोली जो किसने थे, चलाई? गोली पुलिस ने चलाई और गोली चलाने वाला वर्दी में था। वीडियोस आपके पास है, गवाह आपके पास है, सब कुछ आपके पास, हर हकाइक आपके पास है। वहाँ पे वो ट्रिगर हैप्पी होते हैं जहाँ पे मुसलमान हो सामने, और जहाँ पे जिसकी मैंने मिसाल दी, वैष्णो देवी का जो मसला हुआ, वहाँ पे वो ट्रिगर हैप्पी नहीं थे। तो आप कह रहे हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रेंट हिंदू श्राइन है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार जो हो जाती है, वो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली का इस्तेमाल नहीं करती, उस वायलेंट भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली का इस्तेमाल नहीं और जहाँ पे मुसलमान है वहाँ पे गोली चल जाती है। वहाँ पे बहाने पे भी गोली चल जाती है। उस तरह का अगर वायलेंस भी ना हो, और अगर प्रोटेस्ट हो भी रहा है, चलिए मैं मानता हूँ वायलेंस हो भी रहा है, खुदा न खासा, जिसके हक में हम है नहीं, तो आपके पास लेवल्स है अप्रोच के। आप पहले पानी चला सकते हैं, आप फिर टीयर गैस चला सकते हैं, आप फिर रबर बुलेट चला सकते हैं, आप पैर पे गोली चला सकते हैं। हालांकि उस लेवल का कोई वहाँ पे वायलेंस था नहीं, फिर भी लेवल से, मगर आपने कुछ ऐसा देखा नहीं। आपने सीधे देखा कि पुलिस वाले वर्दी में निशाना साधते हुए सीने पे गोली चला रहे। अब चूंकि चाहे जिस तरह का भी इंस्टीट्यूशन हो इस मुल्क में, इस हद तक बदकिस्मती से कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं कि माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का बिलखुसूस खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट वो पॉलिटिकली बहुत अच्छी बात है आजकल के रिजीम में। तो आप कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बन चुका है? वो तो कब के बन चुके हैं, अब उनका खून भी सस्ता हो चुका है। सेकंड क्लास सिटीजन थे, बन चुके थे, बनाया जा रहा था, ठीक है, वो एक दर्द था, है भी, उसको सहा जा सकता था, उसके खिलाफ लड़ा जा सकता था। अब लेवल दूसरे दर्जे तक पहुंची है कि अब खून भी सस्ता हो चुका है। ये खून किसी भी बहाने से बहाया भी जा सकता है। जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसको जो माइनॉरिटी कम्युनिटी किस तरह से देखता है? वही जो पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है। बीजेपी ने और आरएसएस ने जो माहौल यहाँ पे बनाया है कि हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे नहीं, हिंदुत्व के नाम पे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, जिसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है, पोलराइज किया जाए कम्युनिटी को, और एक विलन क्रिएट किया जाए, जिसको फिर मार के, एक नकली विलन, एक नकली बूथ खड़ा करके, जिसको फिर मार के, मार्जिनलाइज करके, जिसके खिलाफ इकदाम करके, या जिसको गोली मार के, हर तरह से सता के, सेकंड क्लास सिटीजन बना के, उसके राइट्स छीन के, और उसका एक तमाशा बना के बेचा जाए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हिंदुत्व हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके फिर पॉलिटिकल डिविडेंड्स है। इनका पॉलिटिकल इकोसिस्टम ही इसी पे बना हुआ है और इसी पे चल रहा है। तो ये साफ जाहिर है, जो शुरुआत बाबरी मस्जिद से हुई, जिसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिला, ये हमें कबूल करना चाहिए। इस हकीकत से हमें भागना नहीं चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे लोग मेजॉरिटी में हो। एक बहुत बड़े सेक्शन ने इस मुल्क में बीजेपी और आरएसएस को बाबरी मस्जिद के उस क्राइम का एक पॉलिटिकल डिविडेंड दिया, और उसके बाद ये 10 साल से ये रजीम उसी पैटर्न पे नहीं, बल्कि उस आइडियोलॉजी पे चलती है कि मुसलमानों को दुश्मन बना के, एक ज़ाहिरी नकली बूथ बना के, एक नकली विलन क्रिएट करके, उनको फिर टारगेट करके, उनको मार्जिनलाइज करके, उनके राइट्स छीन के, वो जो उनके साथ किया जाता है, ये हिंदुत्व हार्डकोर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बेचा जाए और उसके फिर पॉलिटिकल डिविडेंड्स लिए जाए। और ये मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि अजमेर शरीफ तक अब ये बात उसी सवाल पे आ रहा था कि अजमेर शरीफ पे भी क्लेम किया गया है। तो आपको लगता है कि
या तो एक व्यवस्था है कि ये परंपरा बंद होनी चाहिए, या फिर कई सारे लोग जो काउंटर आर्गुमेंट ये भी देते हैं कि जो मुगल कालीन जितनी भी इस तरह की अगर घटनाएं हुई, अगर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, श्राइन बनाया गया, तो उससे मुसलमानों को क्या दिक्कत है? वो कहें कि उनको मुगल से इतना प्रेम क्यों है? वो मुगल तो बाहर से आए थे, मुसलमान इस देश के मुसलमान हैं। तो ये दोनों आर्गुमेंट क्या अपनी जगह जायज़ है? जैसे कि कहा जाता है कि हम मुगलों के वंशज है, वो हमारे लिए ये इंसल्ट है मुसलमानों की। हम मुगलों के लिए नहीं है, हम मुगलों की वजह से मुसलमान नहीं है। हम मुसलमान हैं, अपनी मर्जी से मुसलमान हैं, अपने ईमान से मुसलमान हैं, और कोई उनके वंशज नहीं है। अब तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब को उन मानते पे हैं ना, ईमान ला के हम ईमान ला कहते बन हैं, चुके हैं। मुगलों से कोई सिंपैथी? मगर मुगल हो, चाहे वो मराठा हो, राजपूत हो, ये पॉलिटिकल एंटिटीज थी, ये कोई रिलीजियस एंटिटीज नहीं थी। ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते थे। राजपूत या मराठा आपको, आपके धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। वो एक पॉलिटिकल एंटिटी थे। उन्होंने शायद कहीं पे सही भी किया हो और शायद कहीं पे गलत भी किया हो। जो मस्जिदें गिराई गई, जो मंदिर गिराए गए उस जमाने में, जो मंदिर गिराए गए, मस्जिद गिराए गए, वो मुगलों ने भी गिराए, वो हिंदू राजाओं ने भी गिराए हैं। तो इसको मजहब से अलग किया जाए। वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, हिस्ट्री, तारीख इस चीज़ की गवाह है कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर गिराए हैं, मुसलमानों ने भी शायद कहीं पे मंदिर गिराए। वहीं पे मुसलमान हाकिमों ने भी, बादशाहों ने भी मंदिरों के लिए ज़मीनें भी दी है, मंदिर बनाने के लिए रकूम भी दिए हैं, फंड्स भी दिए हैं, शायद अरेंज किए हैं। तो ये एक ऐसी हकीकत है जो मज़हब के बुनियाद पे नहीं है, एक पॉलिटिकल एंटिटी के पॉलिटिकल ज़रूरियात पे देख के उसे एसेस कर सकते हैं। अब रही बात जो जहाँ पे अजमेर शरीफ है, 800 सालों से भी ज़्यादा ये दरगाह है वहाँ पे, ये मजहबी मकाम है वहाँ पे। इवन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अपनी चादर, प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, आपने 800 सालों की तारीख के बारे में बात कही, मुझे याद नहीं है या मुझे नहीं पता किसी हिंदू राजा ने इसके खिलाफ कोई एतराज़ किया हो या बरक्स कोई बात बताई हो। 800 सालों से इतने लोग यहाँ पे हिंदू भी रहे हैं, मुसलमान भी रहे हैं, राजस्थान में हिंदू राजा भी रहे हैं, राजपूत राजा भी रहे हैं। आप मुझे एजुकेट कीजिए इस बारे में कि किसी राजा ने एतराज़ किया हो कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, तोड़वा दीजिए, यहाँ पे हकीकत कुछ और थी। और फिर आप डेमोक्रेसी के ज़माने तक आ जाइए, आज के दिन तक आ जाइए। खुद नरेंद्र मोदी जो है वो दिखाते हैं कभी सिंबॉलिकली, कभी चादर बेच के या सिंबॉलिकली दूसरे तरीक़ों से। अभी तक ऐसा ही सिलसिला 800 सालों से चलता आया, किसी ने इतराज़ नहीं किया या किसी ने ये नहीं कहा कि वहाँ पे असल में मंदिर था और जिस मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई या ये दरगाह बनाई गई। अब आरएसएस को 2014 के बाद, चूँकि पॉलिटिकल डिविडेंड्स जैसे कि मैंने कहा मिले हैं, जितने भी आप पॉलिटिकल डिविडेंड्स इस तरह की हरकतें करने से हासिल कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा ये बढ़ेगा। अब अचानक से अजमेर भी जो है वो मंदिर बन गया है। हालांकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट खुद ये कहती है कि कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोई मंदिर तोड़ा गया था। तो तब भी वो झूठ था जो दावा तब किया गया था, जहाँ पे राम मंदिर अब बना भी है, तब भी वो दावा झूठ था। उसी तरह से आज भी ये दावा झूठ है कि अजमेर शरीफ की हकीकत शायद कुछ और थी। तो कौन करा रहा है ये, कौन इसके पीछे है? वही आरएसएस की आइडियोलॉजी है, बीजेपी है, इनका पूरा इकोसिस्टम है, राइट विंग जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं जो नाजी सिस्टम पे हिटलर की तरह एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को विलन बना के उनको फिर डिह्यूमनाइज करके इंसानी दायरे से बाहर निकाल के फिर उन पे लाठी चला के, गोली चला के, राइट्स छीन के दूसरे सेक्शन को, मेजॉरिटी को खुश करने की कोशिश करे। और वहाँ से लेकिन अगर इस आर्गूमेंट को वो किया जाए कि मोहन भागवत ने खुद एक उनका स्टेटमेंट आया था इस अयोध्या डिसीजन के बाद कि सारे जो हिंदू संगठन हैं वो टॉर्च लेके हर एक मस्जिद के पीछे ना लग जाएं कि कौन सा मंदिर गिराया गया था, कौन सा मंदिर को तोड़ के गिराया गया था। मतलब राम मंदिर एक एक्सेप्शन था बाबरी मस्जिद के डिसीजन के बाद। तो जब आरएसएस ये खुद इस बात को इंडोर्स कर रही है तो उसके संगठन या राइट विंग आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? ये उनके लिए सवाल है।
अगर मोहन भागवत इस चीज़ को लेके संजीदा है तो जिस तरह से वो एक्टिवली गिराने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी तरह से इन चीज़ों को रोकने के लिए भी वो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ला सकते हैं। और वो सभी सब्सिडरीज जो है इस सारे इकोसिस्टम के जिनके जड़े जुड़े हैं आरएसएस के साथ, उनको डिसिप्लिन करने के लिए वो एक्टिव भी हो सकते हैं। एक सिंबॉलिक एक स्पीच देने से शायद इंटरनेशनल ऑडियंस को खामोश करने के लिए कुछ वक्त के लिए, या सेटिस्फाई करने के लिए, या एक स्मोक स्क्रीन पैदा करने के लिए, एक स्पीच से, एक बयान से कुछ नहीं होगा। उसी तरह का एक्टिविज्म चाहिए। अगर वो संजीदा है, वो वाकई तौर पे वो सीरियस है, सच कह रहे हैं, तो फिर उन्हें एक्टिव होना चाहिए। इन चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए और इंस्टीट्यूशनल लगाम लगनी चाहिए। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं, बार बार इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो लोअर जुडिशरी है वो भी उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया है, क्योंकि दोनों केसेस में संभल हो या अजमेर शरीफ हो। बदकिस्मती ये है कि लोअर जुडिशरी तो चलिए मान सकता था इंसान किसी हद तक कि वो शायद इन्फिल्ट्रेट हो सकता है। आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब ये कहता है कि मेरे सपने में भगवान आए और उन्होंने मुझसे जजमेंट लिखवाया, तो आप समझ सकते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेशन कहाँ तक पहुंची है, ये इंस्टीट्यूशन किस लेवल तक कंप्रोमाइज हो चुके हैं। लोअर जुडिशरी की तो अब यहाँ पे बात ही नहीं रही। आपका सीजीआई ये कहता है कि भगवान के कहने पे मैंने जो जजमेंट है वो लिखा है, तो इसके बाद बात ही नहीं रहती है। तो ये जो एक जो 80% जो हिंदू मेजॉरिटी यहाँ पे है, उनका एक आर्गूमेंट ये है कि अगर इस तरह के केसेस हुए हैं इतिहास में, जहाँ पे किसी मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बना दिया गया, श्राइन बना दिया गया, तो उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन या उसकी सर्वे हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर वहाँ पे सर्वे में निकल जाएगा कि ठीक है ये मस्जिद ही था तो मस्जिद रहेगी, अगर निकल जाएगा कि मंदिर है तो वहाँ मंदिर होना चाहिए, इसमें मुसलमान को क्या दिक्कत है? आप आइन और कानून कितनी बार बदल देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को आप कितनी बार बदलेंगे? आइन को कितनी बार बदलेंगे? और ये साइकिल कब तक? कोई एक रोक तो होनी चाहिए ना। अगर 1947 तक, और 1947 तक भी यहाँ पे हिंदू रहते थे, या आज हिंदू यहाँ पे पैदा नहीं हुए हैं, मेजॉरिटी में नहीं आए, ये हमेशा से हिंदू यहाँ पे रहते थे, पैदा होते थे, जिंदगी की है। अगर एक कंसेंसस पे आए हैं पूरे 1000 साल या उससे भी ज़्यादा के दौर में, जहाँ पे जो था, जो बदलना था वो बदल दिया, जहाँ पे जो था वो रखना था वो रख दिया, 1947 में फिर उस हिसाब से कानून बनाया। एक कंसेंसस बना होगा ना जब वो कानून बना, कि जहाँ पे जो है, एक्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, जहाँ पे जो है वो उसी शक्ल में रहेगा। तो एक कंसेंसस बना था ना। फिर उस कंसेंसस पे चूंकि आपने एक मुल्क बनाया है, एक पॉपुलेशन को, सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को तब वादा दिया है कि ये मुल्क अब इन उसूलों पे चलेगा। अब आप पार्टीज के विम पे हर 10 साल के बाद उन उसूलों को बदल नहीं सकते। आपने एक वादा देके, एक प्रिंसिपल बना के एक पॉपुलेशन को जोड़ा है हमारे अपने साथ। मैं शायद सबकी बात ना कर सकूं। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन को, आबादी को आपने तब वादा दिया है कि ये मुल्क ये सेक्युलर वैल्यूज पे चलेगा, इन कानूनों पे चलेगा, इस आइन पे चलेगा, और ये प्रिंसिपल्स होंगे। अगर वो वादा ना दिया होता, शायद जम्मू कश्मीर ने उस वक्त कोई और फैसला किया होता। हमने ये फैसला किया है इस मुल्क से जुड़ने के लिए, या जुड़ने का इस वजह से कि आपने प्रिंसिपल्स दिखाए हैं उस वक्त, आपने वैल्यूज दिखाए, आपने कानून दिखाया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है हम सब की कि ये मुल्क उस कानून पे चलेगा, उस आइन पे चलेगा, उन प्रिंसिपल्स पे चलेगा। अब आप विम्स पे बदल नहीं सकते। या तो फिर पूरी आबादी को फिर से एक बार मौका दीजिए फैसला करने का। अगर आपको विम्स से बदलना है कि आज एक पार्टी आई है, उसकी ख्वाहिश ऐसी है, उनका मैनिफेस्टो ऐसा है, उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है, तो मुल्क उसी हिसाब से बदलेगा। तो हर 10 साल के बाद, या हर पार्टी के आने के बाद, या हर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के बाद, इस मुल्क को, हर एक पॉपुलेशन के हिस्से को एक मौका फिर से देना चाहिए कि अब आप कौन सा फैसला लेना चाहते हैं। कि आप इस मुल्क के साथ, इस आइडियोलॉजी के साथ मुतमईन है, या इस आइडियोलॉजी के साथ आपको इत्मीनान नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब 370 को स्क्रैप किया गया, और जो अभी आप लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, तो उसको लेकर भी ढेर सारे सवाल उठे कि उसमें जो आपकी पार्टनर, इंडिया अलायंस की पार्टनर कांग्रेस पार्टी है, उसका जो स्टैंड था, जो आपका स्टैंड था, दोनों पे भी सवाल उठे कि आप लोग भी थोड़ा सा पीछे चले गए हैं अपने स्टैंड को लेके। हम पीछे नहीं चले गए, हम आगे चले गए। हमने बात की जो 1953 से, 1953 से हमसे छीना गया, हमें वो सब वापस दिया जाए। हमारा स्टेटस, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल स्टेटस कहता है,
जिसमें 1953 से पहले हमारे पास जो स्टेटस था, हमारे पास जो राइट्स थे, 2019 तक 370 के लास्ट एब्रोगेशन तक जितने भी हमारे स्टेटस में अमेंडमेंट्स किए गए, एब्रोगेशंस किए गए, वो सब रिवर्स किए जाए और 1953 से पहले की पोजीशन जो है हमें वापस दी जाए, जिस बुनियाद पे हमने मुल्क के साथ इलाहा किया था। तो हमने पूरे स्टेटस की बात की है, हम पीछे नहीं हटे, हम आगे आए हैं। तो वो तो अमित शाह कह चुके कि वो तो अब इस देश में संभव नहीं है। अब कभी मुमकिन नहीं है, उसके लिए अमित शाह जी को भी हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। रहा कोई नहीं है हमेशा के लिए। तो आज वो थे, उनका दौर था, उनके हिसाब से मुमकिन हो पाया। कल कुछ और दौर होगा, कल कोई और ज़माना होगा, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। ऐसा दावा करने के लिए कि कभी कुछ वापस नहीं आएगा या बदलेगा नहीं, तो उनके पास क्या गारंटी है वो कि हज़ारों सालों तक, 100 साल तक यहाँ पे रहेंगे, हमेशा के लिए वो है यहाँ पे। ना वो है हमेशा के लिए, ना उनकी आइडियोलॉजी है हमेशा के लिए, ना उनकी पार्टी है और ना उनकी रिजीम हमेशा के लिए। ये मुल्क जो है जम्मू कश्मीर की तरफ एक दिन संजीदा हो जाएगा। ये सब जो मजाक चल रहा है जम्मू कश्मीर के साथ, ये जो सपनों में ये जम्मू कश्मीर के साथ जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है और उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक दिन ये मुल्क जाग जाएगा और हकीकत से और वाक़ियत से और हुकूक से, राइट्स से, डिग्निटी से जम्मू कश्मीर के साथ एंगेज करेगा। और जब एंगेज करेगा तब जम्मू कश्मीर की डिग्निटी और राइट्स ज़रूर रिस्टोर होंगे। अब आपकी पार्टी वहाँ पे पावर में है, लेकिन वहाँ पे एक जो स्थिति है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो एक तरह से दिल्ली जैसी स्थिति है। आपको उस तरह के चैलेंजेस अभी फेस करने पड़ रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल को वहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं? उससे भी बदतर है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। वो उनके लिए कानून जो है वो वहाँ पे है। तो सिर्फ आम पुलिसिंग जो है वो चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल से बाहर नहीं है, बल्कि पूरा एक सिक्योरिटी ग्रिड जो है, सिक्योरिटी इकोसिस्टम जो है जम्मू कश्मीर में, जिसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है, जिसका फ़ायदा भी मिलता है, जिसका कभी कभार खमियाजा भी उठाना पड़ता है लोगों को वहाँ पे, वो सारा चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल से बाहर है और अनअकाउंटेबल है। आपकी ब्यूरोक्रेसी और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आपके लोकल ऑफिसर्स पोजीशन से बाहर किए गए, कार्डर चेंज किया गया, सारा कार्डर यहाँ से एक पूल किया गया दूसरी यूटीज़ के साथ। तो वो ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है, अकाउंटेबिलिटी में नहीं है, कन्फ्यूजन है। दिल्ली तो कम से कम एक सिस्टम से चला आ रहा था, एक सेंस बना हुआ था कि यूटी है, यूटी को कैसे चलाया जा सकता है, कैसे। हम कभी यूटी थे नहीं, हम फुल फ्लेज स्टेट थे, वो भी 370 के साथ। हमारी हकीकत कुछ और थी, हमारी प्रैक्टिस कुछ और थी, हमारी प्रेसिडेंस कुछ और थी। अचानक से आपके इलेक्शन के बाद आपको जो पावर्स दिए जाते हैं उसमें कन्फ्यूजन है, वो डिग्रेडेड है। तो कन्फ्यूजन भी है, पावर्स भी लिमिटेड है, कंट्रोल भी है यहाँ से बहुत ज़्यादा, दिल्ली से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, चेक्स एंड बैलेंसेस है। एक दिन चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग बुलाते हैं, उसी सब्जेक्ट पे दूसरे दिन एलजी जो है वो जानबूझ के मीटिंग बुलाते हैं। तो वो टर्फ वॉर जैसे वो है एलजी खेलना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट्स पे क्लैरिटी नहीं है कि किस सब्जेक्ट पे जो है लास्ट वर्ड चीफ मिनिस्टर का है, किस सब्जेक्ट पे एलजी का डिसीजन लास्ट डिसीजन है। तो ये सारी क्लैरिटीज़ और कन्फ्यूजन्स जो है वहाँ पे अभी मुश्किलात पैदा कर रही है हुकूमत चलाने में। तो उसमें जैसे एक इंस्टेंस आपने दिया, कुछ और इंस्टेंस बताएं कि जहाँ पे उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एलजी और सीएम के बीच में। सबसे बड़ा जो हमने मैनिफेस्टो में वादा दिया था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ देने की शुरुआत करेंगे, चाहे वो इकॉनमी के हवाले से हो, बिजली फीस वगैरह, चाहे वो जो प्रिजनर्स है, जो पॉलिटिकल रिलीफ देने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रिजनर्स हमारे ऐसे हैं जो विदाउट ट्रायल्स बंद है, मतलब जिनकी खता पता नहीं है, जिनका जुर्म पता नहीं है, जिनका केस नहीं चल रहा है, किसी अदालत में कोई केस नहीं चल रहा है, फिर भी 4-4, 5-5 साल से वो बंद है। और अगर उनका केस भी चला होता, शायद उनको सज़ा भी मिली होती और रिहा भी हो चुके होते। और बदकिस्मती ये है कि उनका केस भी पता नहीं है, उनका जुर्म भी पता नहीं, और वो बंद है 5-5, 6-6 सालों से। तो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा था कि
वादा भी दिया था कि हम उनके रिलीज़ के लिए कोशिश करेंगे। इसी तरह से इकॉनमी नहीं का तो ये मैंने फाइल आपने क्या सीएम ने भेजी एलजी के पास में, उन्होंने रिजेक्ट कर दी? चूँकि सब्जेक्ट अभी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। इसी तरह से टैक्स के रिलेटेड मनी बिल जो है आपकी, या टैक्स के रिलेटेड जिस तरह से मैंने अभी कहा, जहाँ पे भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, बिजली फीस में कटौती करने की, इसी तरह से बहुत सारे डिसीजंस है। तो क्लैरिटी इलेक्ट्रिसिटी वेबर पे भी अभी क्लैरिटी नहीं है, clarity नहीं क्योंकि हाँ बिल्कुल, तो उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि उसमें जो है ये टैक्सेस और मनी इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें एलजी का जो है वो रोल है, लास्ट वर्ड है। नहीं कोई ऐसी फाइल जिसको सीएम ने भेजा हो और एलजी ने उसको अप्रूव नहीं किया हो, अभी तक ऐसा हुआ है? कांस्टेबल्स की एज रिलैक्सेशन के लिए जो रिक्रूटमेंट चल रही है पिछले 5-6 सालों से, कोविड की वजह से, दूसरी वजूहात से, 370 के बाद जो बंद था, रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो जो तब 22-23 साल के थे, 24 साल के थे, वो अब 28-30 साल के हो चुके हैं। तो उनके लिए वन टाइम एग्जेम्पशन के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए फाइल मूव की गई है एलजी के पास, क्योंकि दैट बिलोंग्स टू होम डिपार्टमेंट। ये सब्जेक्ट जो है होम डिपार्टमेंट का है, एलजी को भेजना पड़ा कैबिनेट को, तो अभी तक फाइल जो है वापस नहीं आ रही है। इसी तरह से रिजर्वेशन वहाँ पे जो है वो 70% तक पहुँचाई गई है। ओपन मेरिट के लिए वहाँ पे सिर्फ 30% की अब जगह रखी गई है। तो हमने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि हम किसी से रिजर्वेशन छीनना नहीं चाहते, मगर रैशनलाइज करना चाहते हैं इसको पॉपुलेशन के हिसाब से। जो जेन्युइन जिनका हक बनता है उनको रिजर्वेशन दे, ओपन मेरिट का जितना हक बनता है उनको वो हक दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस पर हम ज़रूर काम करेंगे। तो ये सब्जेक्ट भी जो है ये उसमें से है जिस पे क्लैरिटी नहीं है कि डिसीजन किसे लेना और कैसे लेना है। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ जिन पे एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या उनके ऑफिस के साथ वो टसल चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद, जिनका कहना है कि देश में जो एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का सबसे बड़ा तबका है, उसको सेकेंडरी सिटीजन बनाने की पूरी साजिश चल रही है। और अब तो उनके जो दरगाह हैं, जो मस्जिद हैं, उस पर भी जिस तरह से क्लेम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।